साल के 30 अरब और हर सेकंड में 963 पेड़ इसके लिए काटे जाते हैं। पर किसको यकीन आएगा कि इतनी बड़ी कंपनी सिर्फ एक माचिस के बॉक्स से स्टार्ट हुई थी बेचने। सिर्फ माचिस के 2 डब्बों से ये कहानी शुरू हुई थी। वो बच्चा जिसे नाम तक याद नहीं रहते थे, उसकी यही कमज़ोरी उसकी कैसे ताकत बनी। इंडियन इन्फो लवर चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे स्टोरी के हीरो का नाम इंगवार कैम्प्राड, जिसने अपना सबसे पहला बिजनेस सिर्फ और सिर्फ 6 साल की उम्र से शुरू किया था। उसकी फैमिली ने ये देखा कि ये बच्चा दूसरों से डिफरेंट है और इसमें बिजनेस करने की सहूलियत है। उसकी दादी ने उसे 88 स्वीडिश सेंट्स दिए, जिससे इंगवार ने 100 माचिस पैकेट खरीदे। उसको इनकरेज करने के लिए सबसे पहले कस्टमर उसकी खुद की दादी ही थी। में 3 सेंट्स में इंगवार से एक माचिस खरीदा। आस पड़ोस में पड़ोसियों ने भी उससे माचिस खरीदे और इससे उसकी अपनी पहली इन्वेस्टमेंट 3 टाइम्स बढ़ गई। इस मोमेंट की वजह से उसे चीज़ों को कम पैसों में बेच के ज़्यादा फ़ायदा लेने की जुनून सवार हो चुकी थी। ऐसे करते करते उसने सिर्फ जो घरेलू चीज़ें हैं उनको बेच बेच के अपनी बचपन में बहुत सी कमाइयाँ कर ली थी और बिना किसी फालतू खर्चे के वो अपने पैसे को अगले कामों के लिए इन्वेस्ट कर देता था। जब उसे स्कूल में भेजा गया तब उसके अंदर एक बीमारी के सिम्टम्स पाए गए, जिसे हम डिसलेक्सिया के नाम से जानते हैं। ये हमने आमिर खान की तारे ज़मीन पर मूवी में देख लिया है। और इंगवार ने अपनी दुकान स्कूल में भी खोल दी थी। वो अपने क्लासमेट्स को पेन्स, घड़ियाँ, बेल्ट्स ये सब सेल कर देता था और प्रॉफिट कमाता था। उसका सबसे बड़ा प्रॉफिट उसे स्कूल से मिला था। उसने 500 पेन्स एक साथ बेची थी। 17 साल की उम्र में उसके ग्रेजुएशन के बाद उसके पिताजी ने उसे एक ट्रेडिंग कंपनी खोलने के लिए कुछ पैसे दिए। 1943 के दशक में रजिस्टर होने वाली इस कंपनी का नाम था आइकिया। इस नेम में आई यानी इंगवार, के यानी कैम्प्राड और ई यानी एम्टारेड जो कि फैमिली फार्म का नाम था और आखिर का ए उनके गांव का नाम था। एंड लास्ट वर्ड ए एकुंटराड को जाहिर करता है जो कि उनके गांव का नाम था। ये बिना शॉप या बिना ऑफिस और बिना शॉप के एक वर्चुअल कंपनी थी। इसका ज़्यादातर फोकस ओनली डिलीवरी पे था। जो सामान इंगवार ने अब तक बचपन से बेचा था वो स्टार्टिंग में वही बेच रहा था। सिर्फ एक छोटे से खोखे की शेड में वो अपने ऑर्डर्स को पैक करता था। लेकिन किसे पता था कि इतने से छोटे से खोखे में पैकेज करने वाली कंपनी से लेके बिलियन डॉलर कंपनी की नींव रखने वाले बिजनेस का ये शुरुआत थी। स्टार्टिंग में पेन्स, वॉलेट और बाकी अन्य चीज़ें उसने इंपोर्ट करके बेचना शुरू किया था। प्रॉब्लम ये थी कि ये सारे प्रोडक्ट फिज़िकली दुकानों पे अवेलेबल थे और ये लोग तभी खरीदेंगे जब वहाँ पे कम प्राइस दिया हो और आप तब वो टाइम पे मेल ही कर सकते थे। इस चीज़ का सॉल्यूशन निकालने के लिए उसने मार्केट रिसर्च शुरू की। मार्केट रिसर्च से उसे बाद में बहुत फ़ायदा हुआ। उसने उन प्रोडक्ट्स की लिस्ट निकाली जो कि मैन्युफैक्चर कम पैसों में हो जाते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री से दुकान तक आते आते उनकी प्राइस 10 टाइम्स बढ़ जाती है। उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि 1 सेंट में एक पेन बनती है और वो अपने पास आते आते शॉप ओनर उसे 10 सेंट्स में क्यों देता है। जिस उम्र में लड़के घूमना चाहते, बाकी सब काम करना चाहते, उसी उम्र में इंगवार अपनी डीप मार्केट रिसर्च में बिजी हो गया था। उसे इससे ये चीज़ पता हुई कि मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज में इसके बनने में ज़्यादा पैसे लगते नहीं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त इसमें बहुत सारा खर्चा हो जाता है। और मार्केट कंपटीशन में इंगवार को अपना बिजनेस सक्सेसफुल करने के लिए उसके पास एक ही सोल्यूशन था कि डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसपोर्ट में पैसा बचाया जाए, जिसमें काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग और रिसर्च और मेहनत लगती है। अभी तक उसने अपने कैटलॉग में फर्नीचर्स शामिल नहीं किए थे, लेकिन 1948 में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद
स्वीडिश गवर्नमेंट ने बहुत से नए घर बनाना शुरू कर दिया। इन नए घरों को फर्निश करने के लिए सस्ते फर्नीचर की डिमांड भी बढ़ गई। ये इन इंगवार के लिए अपने कैटलॉग में फर्नीचर को शामिल करने का बहुत अच्छा मौका था। आहिस्ता आहिस्ता उसकी फर्नीचर की सेल्स ने दूसरे प्रोडक्ट्स को पीछे छोड़ दिया। वो लोकल मैन्युफैक्चरर से फर्नीचर खरीद के ही अपना प्रॉफिट बनाता था। जैसा आप जानते हैं कि उसे डिसलेक्सिया नाम की बीमारी थी, जिसकी वजह से उसे फर्नीचर के कोड्स याद रखने में बहुत मुश्किल होती थी। ज़्यादा हार्ड नाम याद नहीं रख सकता था, तो उसने अपने कैटलॉग में इन सारे फर्नीचर्स कोड्स को सिंपल सिंपल वर्ड्स दे दिए, ताकि उसे ऑर्डर आते के बाद वो उसे याद रख सके। जब प्रोडक्ट के साइड में कोई कोड नहीं, एक यूनिक और अट्रैक्टिव नाम रहा था लिखा होता था, तो लोगों को ऑर्डर करने में भी आसानी होती थी। लोग इससे अट्रैक्ट होते थे। ये छोटी सी चीज़ आइकिया को अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए और अपना बिजनेस बूस्ट करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद ठहरी। इतनी सारी कंपनीज़ में खुद की सेल बढ़ाने के लिए सिर्फ सबके पास एक ही ऑप्शन था कि वो अपने प्राइस को कम रखे। लेकिन प्राइस कम करने का मतलब ये था कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी, और ऐसा बाकी अन्य कंपनीज कर भी रही थी, जिनकी वजह से सारी मेल ऑर्डर कंपनीज का नाम खराब हो रहा था। इसी वजह से इंगवार ने अपना सबसे पहला फिजिकल आइकिया का फर्नीचर स्टोर ओपन करने का विचार किया, जिसमें वो फर्नीचर को फिजिकली डिस्प्ले करने वाला था। इससे डिलीवरी का खर्चा कम होने वाला था, क्योंकि इसके बाद लोग डायरेक्टली उसके स्टोर में आकर फर्नीचर खरीदेंगे। दूसरा ये फ़ायदा था कि लोगों को मेल ऑर्डर की गारंटी पर कोई भरोसा नहीं था, तो वो लोग खुद ही फिज़िकली अपने प्रोडक्ट्स को देख सकते थे। मार्केटिंग के दौरान इंगवार ने अपने कस्टमर्स को फ्री स्वीडिश बन्स देने का भी वादा किया। 1953 में जब आइकिया के सबसे पहले स्टोर्स की लॉन्च हुई, तो इसमें उम्मीद से भी ज़्यादा रश लग गया। 1000 से भी ज़्यादा लोगों ने स्टोर के बाहर लाइन लगा दी, क्योंकि स्वीडिश सरकार ने दिए हुए घरों को फर्नीचर की ज़रूरत थी फर्निश करने के लिए। इंगवार की ये स्ट्रैटेजी लोगों को आकर्षित कर रही थी। ये पहली मेल ऑर्डर कंपनी थी जिसने अपना फिजिकल स्टोर खोला था। इंगवार ने इसके साथ अपने स्टोर के अंदर ही एक पूल बना दिया, जिससे ये इंगवार का स्टोर एक टूरिस्ट स्पॉट भी बन चुका था। लोग आउटिंग करने निकलते थे और साथ साथ कुछ खरीद भी लेते थे। आइकिया तेज़ी से अपनी कामयाबी की सीढ़ियाँ पार करता जा रहा था, लेकिन इंगवार को एक खबर नहीं थी कि उसके कॉम्पिटिटर्स अभी उसके रास्ते में बहुत बड़ी अड़चन बनने वाले हैं। 1950s के दशक में आइकिया बहुत अच्छे से अपने कामों में सक्सेसफुल हो रहा था, और ये बात बाकी अन्य उसके कॉम्पिटिटर्स को हज़म नहीं हो रही थी। फिर बाकी डीलर्स ने आइकिया को फर्नीचर डिस्ट्रीब्यूट करने वाले लोगों को धमकी दी कि अब अगर आपने उनको माल बेचा तो हम आपसे माल कभी खरीदेंगे नहीं। सप्लायर्स ने डर के मारे आइकिया को अपने प्रोडक्ट्स बेचना, फर्नीचर बेचना बंद कर दिया। ये इंगवार पर होने वाला डायरेक्ट हमला था, जिसने आइकिया की सेल्स को भी काफ़ी अफेक्ट किया। लेकिन इंगवार ने इसका अच्छा सॉल्यूशन निकाला, जिससे सप्लायर्स आइकिया को प्रोडक्ट्स देने के लिए मजबूर हो गए। जहां बाकी के रिटेलर्स सप्लायर को 3 महीने के बाद पैसे दे देते थे, वहीं पर आइकिया बस 10 दिनों में पेमेंट करने का प्रॉमिस कर दिया, और उन्होंने ये भी अनाउंसमेंट करवा दी कि आपकी पेमेंट सिर्फ 10 दिन में हो जाएगी। इसके बाद सप्लायर्स ने आइकिया को बाकी कंपनीज से छुप छुप कर सप्लाई करना शुरू कर दिया। इससे आइकिया का फिर से बिज़नेस ग्रो कर गया। इसके बाद इसके आइकिया ने अपने खुद के डिज़ाइंस भी बनाए, और पोलैंड से वुडन चेयर्स भी बनवाए, जिसका ख्याल अन्य किसी भी कंपनी के दिमाग में भी नहीं था। इस तरह बॉयकॉट ने आइकिया को कमज़ोर करने की जगह ज़्यादा मजबूत कर दिया। एक दिन आइकिया के एक एम्प्लॉय ने ये नोटिस किया कि एक आदमी अपनी कार में चेयर्स को फिट करना चाहता है, लेकिन वो हो नहीं पा रही है। तो इसका सलूशन उसने ये बोला कि क्या हम इसके पैर निकाल सकते हैं। तो फिर यहीं से असेंबलिंग का कॉन्सेप्ट आइकिया के दिमाग में आया था।
इस आइडिया से IKEA बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया और इस आइडिया की वजह से इसकी सेल्स भी बढ़ गई और ये इसकी बैकबोन भी बन चुका था। इस सॉल्यूशन की वजह से ट्रांसपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ज़्यादा अड़चनें नहीं आती थी और खर्चा भी कम होने लगा था। डैमेज का खतरा भी कम हो गया और कस्टमर्स अपना ऑर्डर सेम डे घर ले जा सकते थे। इससे IKEA को कॉस्ट कट करने और जल्दी डिलीवरी करने का फ़ायदा हुआ। कस्टमर खुद अपना फर्नीचर असेंबल करते थे और इससे उस फर्नीचर के साथ कस्टमर्स की इमोशनल अटैचमेंट हो जाती थी। ये नया तरीका इतना वायरल हुआ कि लोगों ने इसको IKEA इफ़ेक्ट का नाम दे दिया। फर्नीचर इंडस्ट्री में डिसअसेंबल्ड फर्नीचर का कॉन्सेप्ट IKEA ने ही लाया था, जिसे आज पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। अपने पहले स्टोर की कामयाबी के बाद IKEA ने अपना नया और बड़ा स्टोर खोलने का डिसाइड किया, जो स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम के एक सस्ती जगह में था। ये स्टोर 8 फुटबॉल ग्राउंड की तरह बड़ा था। इंगवार ने कस्टमर की साइकोलॉजी को समझकर अपने स्टोर का लेआउट बनाया। स्टोर में एक ही एंट्रेंस और एक ही एग्जिट रखी गई। कस्टमर एक ही रास्ते पे चल के सारा का सारा स्टोर घूम लेते थे, जिससे वो सारा स्टोर भी देख लेते थे और जो चीज़ ना खरीदना चाहते थे वो भी अपने साथ लेके चले जाते थे। IKEA का लेआउट ऐसा बनाया कि कस्टमर ज़्यादा वक्त अंदर ही गुजार सके, बट प्रॉब्लम ये थी कि दोपहर के वक्त स्टोर पूरा खाली हो जाता था। इंगवार ने ये नोटिस किया कि ऐसा ही इसलिए हो रहा है क्योंकि दोपहर के वक्त लोग खाने के लिए बाहर जाते हैं और पूरा स्टोर खाली हो जाता है। इसके सलूशन के लिए इंगवार ने अपने स्टोर के अंदर ही एक रेस्टोरेंट खोल दिया। इंगवार की सोच बिल्कुल सही साबित हुई। रेस्टोरेंट खोलने के बाद कस्टमर स्टोर में ही रहते और जब भी उन्हें भूख लगे वो रेस्टोरेंट चले जाते थे। इंगवार के पास ऐसा मॉडल था जिससे बस इनकी कॉपीज़ बनाने से उसका फ़ायदा और होने वाला था और अपना बिजनेस भी एक्सपांड होने वाला था। 1965 में उन्होंने एक और स्टोर खोला जिसमें पहले दिन 18,000 लोग गए। 1973 तक IKEA बहुत सक्सेसफुल हो चुका था। अब इंगवार ये चाहते थे कि उनके बाद उनका नाम जिंदा रहे, उनकी कंपनी का नाम जिंदा रहे। उन्होंने एक प्लान बनाया, एक ऐसा प्लान जिसकी वजह से उन पे चोरी का इल्ज़ाम लगने वाला था। इंगवार ये चाहते थे कि उनका बिजनेस उनके बाद उनके बच्चे विरासत में संभाले, लेकिन स्वीडन में इनहेरिटेंस टैक्सेस बहुत ज़्यादा है। स्वीडन में विरासत में मिलने वाली जायदाद पर बहुत ज़्यादा टैक्स होता था। इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए इंगवार ने दुनिया भर के वकीलों को इकट्ठा किया और इसका ये मिशन था कि IKEA को टैक्सेस से बचाना। वकीलों ने शेल कंपनीज का आइडिया दिया और इसके बाद आखिर में IKEA का कॉरपोरेट स्ट्रक्चर इतना मुश्किल हो गया कि IKEA पर टैक्सेस लगाना नामुमकिन हो चुका था। इंगवार की इसी हरकत की वजह से उन पर टैक्स चोरी का इल्ज़ाम लगा था और जैसा कि दुनिया का नियम है, तरक्की करने वालों की टांगें सभी खींचते हैं। 1980s में IKEA पर एक और इल्ज़ाम भी लगा था। वो इल्ज़ाम ये था कि कैदियों से ज़बरदस्ती काम करा के वो अपना फर्नीचर बेच रहे थे जर्मनी के द्वारा। ये सब ईस्ट जर्मनी में हो रहा था, वहाँ की कंपनीज़ में। बिकॉज़ ऑफ IKEA के इस आइडिया की वजह से वो अपने कैदियों को वहाँ पे भेजते थे। बाद में जब ये इल्ज़ाम साबित हो गया, फिर बाद में IKEA ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया, एक पब्लिक अपॉलॉजी दी और बाद में IKEA ने पब्लिकली माफ़ी भी मांगी। 1990 में IKEA के 70 से भी ज़्यादा स्टोर खोले गए और 2008 में IKEA दुनिया की सबसे बड़ी फर्नीचर कंपनी बन गई और बाद में 2018 में IKEA के फाउंडर कैम्प्राड गुजर गए। इंगवार कैम्प्राड की मौत के बाद बिजनेस हमेशा चालू ही रहा और दुनिया भर में 473 शॉप्स अभी भी IKEA के नए बन चुके हैं और इन 473 कंपनीज़ में ऑल ओवर हमेशा 2000 प्रोडक्ट न्यू बनते हैं और आज भी इन सारे प्रोडक्ट्स को स्वीडिश वर्ड्स दिए जाते हैं, जिसकी शुरुआत इंगवार कैम्प्राड ने अपने स्टार्टिंग में डिसलेक्सिया की वजह से की थी। उम्मीद है ये आपको हमारी पहली वीडियो पसंद आई होगी।
So do subscribe. Thank you guys.